स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड यूनिट में थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, हमारी जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वो लर्निंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो टीचिंग से रिलेटेड है। तो इसीलिए इसका नाम लर्निंग एंड टीचिंग रखा गया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में लर्निंग थ्योरीज़ की बात की गई है। अब लर्निंग थ्योरीज़ में अगर हम बात करते हैं, एक तो कनेक्शनिज़म है और दूसरी कंडीशनिज़म है। तो मैंने उस दिन जब फर्स्ट डे कहा था तो मैंने यही कहा था कि जो कनेक्शनिज़म थ्योरी है, संबंधवाद है, फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर है, अगर हम वो कर लेते हैं। दूसरी है कंडीशनिज़म थ्योरी। कंडीशनिज़म में दो थ्योरीज़ हैं, क्लासिकल कंडीशन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इस बार कंडीशनिंग में से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम ये तीनों थ्योरीज़ कर लेते हैं तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमारा जो रिस्क फैक्टर है ख़त्म हो जाता है। वो भी लर्निंग थ्योरीज़ हैं, उनको भी दिया गया है। तो अगर हम ये पहली तीन कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव गेट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। हम इन्हीं क्वेश्चनों में से एक थ्योरीज आराम से अपने फाइनल पेपर में ले सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप लोग क्लास में आए होते तो इसको हमारे समझने के दौरान कोई अगर क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं तो उनको दूर करने का एक अच्छा माहौल रहता है। बट जैसे कि वी आर वन साइडेड, हम एक तरफी शिक्षण है या टीचिंग कह सकते हैं, तो इसमें हम अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ते हो अच्छे से, साथ में समझने की कोशिश करते हो, तो लर्निंग थ्योरीज़ बहुत ही इजी हैं। तो जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं इसकी वैसे तो मैंने कंप्लीट वीडियो डाली हुई हैं पहले, इसको शॉर्ट में अब दोबारा से हम एक बार इसको रिवीज़न कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बात को समझ लिया कि सीखना क्या है। सीखना व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, और ये जो परिवर्तन है ना तो एकदम से हमारे व्यवहार में आ जाता है, ना ही ऐसा है कि अगर हम किसी काम को पहली बार करके देखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है। तो जब भी हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं, करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हम उस काम को सही ढंग से करना सीख जाते हैं। तो सीखते हम बहुत सी तरीक़ों से हैं। हम बहुत से देखो, अब तो हम लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे अगर हम बात करें तो हम अपनी लाइफ में बहुत अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। कई बार देखकर सीख जाते हैं, कई बार किसी डर से भी सीखते हैं। कई जैसे मान लीजिए छोटे होते हुए अगर हम याद करें तो जब एग्ज़ाम टाइम होता है, एग्ज़ाम टाइम में सुबह जल्दी उठना, पढ़ना, अच्छे नंबर लेने के लिए, फेल ना कोई हो जाए इस डर से पढ़ने के लिए, तो मतलब सीखने और पढ़ने के लिए जो हम अलग अलग तरह से ढंग अपनाते हैं वो सब थ्योरीज़ में काउंट होते हैं। तो वैसे तो हम सभी इसको यूज़ करते हैं बट हम इनको जानते नहीं हैं। तो इन्हीं सिद्धांतों को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सही ढंग से प्रेजेंट करके उनको सिद्धांतों का नाम दिया है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग कह दिया है। तो आज जो हम बात करेंगे पहले वो है फर्स्ट लर्निंग थ्योरी ट्रायल एंड एरर, जिसको हिंदी में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहा गया है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया गया, बाकी आगे चल के 1913 में इसको पब्लिश किया गया था। तो सीखना क्या है, हमने इस बात को अभी पहले बात की कि सीखना व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। अब वो सीखना किसी भी तरह से हो सकता है। तो कई बार जब हम किसी नई चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो सीखते हुए देखो, या तो हमें कोई समझाए सिखाए तब हम सीखते हैं, तो हम तब भी उस काम को, जैसे किसी ने हमें एज ए गाइड सारी बात के बारे में समझा दिया कि आप इस काम को इस तरह से करेंगे, और जब हम उस काम को करना शुरू करते हैं, खुद करना शुरू करते हैं, फिजिकली वी आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, तो फर्स्ट टाइम हम उसमें कई तरह की गलतियां करते हैं। आप सीखने के किसी भी तरह के उदाहरण ले सकते हो। एक छोटे बच्चे के द्वारा लिखने की प्रैक्टिस कह सकते हैं, मुंह से किसी तरह के वर्ड की प्रोनाउंसिएशन या वोकैबुलरी की बात कह सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, चलने की जब प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। छोटे बच्चे जब साइकिल चलाना सीखते हैं वो बात कह सकते हैं।
हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, वो कह सकते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जब हम सीखनी शुरू करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारी उसके करने के दौरान कई सारी गलतियां हम करते हैं। और जब इस तरह की गलतियां होती हैं तो अगर हम उस काम को बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो गलत क्रियाएं हैं वो कम होती चली जाती हैं, और जो उनके लिए सही क्रियाएं की जानी हैं वो उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे जो गलत क्रियाओं में होने वाली कमी और सही क्रियाओं की आवृत्ति का बढ़ना ही प्रयास और भूल के सिद्धांत का आधार देता है। इसको जब हमने पहले वीडियो की थी उसमें मैंने इसके कई अलग अलग नाम हैं। S&R थ्योरी भी कहा गया है, सफल क्रियाओं द्वारा सीखने का सिद्धांत कहा गया है, सुख और दुख का सिद्धांत इसे कहा गया है, प्रयास व भूल का सिद्धांत कहा गया है, ट्रायल एंड एरर इसे कहा गया है। तो मतलब इसको कई अलग अलग नामों से भी जाना गया है। संबंधवाद का सिद्धांत किसे कहा गया है, ये भी इसे कहा गया है। तो इन्होंने यही बात कहने की कोशिश की, सीखना संबंध स्थापित करता है। अब सीखना संबंध कैसे स्थापित करता है? जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तो करने के साथ साथ हम उस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम उस क्रिया को मन से कर रहे हैं और बार बार दोहराएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारी जो पहले जब हम करते हैं तो हमारी गलतियां ज़्यादा होती हैं, सही एक्टिविटी कम होती है। परंतु जब हम उसको बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है कि जो गलत क्रियाएं हैं उनकी संख्या कम होती चली जाती है। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम उसी क्रियाओं को दोहरा रहे हैं और सही होने शुरू हो गई और गलत कम होनी शुरू हो गई। नहीं, जब हम उस क्रिया को कर रहे हैं, उस क्रिया को करने के बाद उसका इवैल्यूएशन ज़रूरी है। अगर हम पहली क्रिया करने के बाद इस बात को जज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, गलत को कम करें और सही की प्रैक्टिस करें, तब हम सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अगर हम बिना किसी ऑब्जर्वेशन के फर्स्ट अटेम्प्टेशन को ही रिपीट करते जाएंगे तो हम एक गलत क्रिया करनी सीख जाएंगे। तो हमें इस चीज़ को वेरीफाई रखना है कि जब हम किसी क्रिया का दोहरा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वी हैव टू चेक इट कि हाँ क्रिया सही कर रहे हैं या वो गलत हो रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जब थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उन्होंने अपनी इसी बात को दोहराया कि कोई भी क्रिया जब हम सीखनी आरंभ करते हैं तो उसमें व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सफल प्रयास जब उनकी संख्या बढ़ती जाती है और गलतियों को कम करते हुए हम सही क्रिया को करना सीख जाते हैं और लास्ट में वो सही क्रिया हमारे व्यवहार का अंग बन जाती है। अब इसको जो थॉर्नडाइक ने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने चूहों पर किया है, बिल्लियों पर भी किया है, अलग अलग कई जानवरों पर किया, पर जो उनका जो सफल एक्सपीरियंस रहा या सफल एक्सपेरिमेंट रहा वो बिल्ली पर रहा है। उससे पहले मैं एक छोटा सा और आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम बात करते हैं, छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं। अब जो उसको सिखाने वाला है वो उसको उसके सारे बेसिक्स बता देता है कि बेटा आपने जब इसको चलाना है तो किस तरह से आपने इसका ब्रेक का ध्यान रखना है, हैंडल को ध्यान से पकड़ना है, स्पीड कितनी रखनी है और साथ में आपने बैलेंस किस तरह से बनाना है। इन सब बातों को बताने के बाद सामने वाला कह देता है कि ठीक है अब आप इसको प्रैक्टिस करके देखो। अब बात है सीखने की। जब बच्चा उसको पहली बार चलाने की कोशिश करेगा तो जो सिखाने वाला हो सकता है उसको पीछे से पकड़े भी ताकि वो गिर ना जाए, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प भी करेगा। तो अब यहाँ पर जो उसकी फर्स्ट अटेम्प्टेशन है वो व्यर्थ नहीं है, वो भी सक्सेस है, पर यहाँ पर उसके प्रति सीखते हुए गलत क्रियाएं ज़्यादा हैं, सही क्रियाएं कम हैं। अब जैसे वो चलाने की कोशिश कर रहा था तो सामने वाले ने उसको बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर उसको कुछ बातें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर बच्चा जो सही क्रियाएं बताई गई हैं उनको अपने व्यवहार में ऐड करता है और जो उसने फर्स्ट टाइम करते हुए उससे बाई चांस या गलती से हुई हैं उनको वो अलग करता चला जाता है। तो इस तरह से बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हुए हफ्ते के दौरान, एक हफ्ते के आसपास वो बिल्कुल सही ढंग से उस काम को करना सीख जाता है, जिसे सफल क्रियाओं द्वारा सीखना कहा गया है। और इसे ही थॉर्नडाइक ने अपने एक एक्सपेरिमेंट जिसको उसने बिल्ली पर किया उस पर दोहराते हुए इस बात को प्रूव किया कि हाँ व्यक्ति गलतियों से सीखता है। व्यक्ति का प्रयास और भूल का सिद्धांत
के आधार पर सीखता है। सुख और दुख का सिद्धांत इसे कहा गया, सफल क्रियाओं का सिद्धांत, सफल क्रियाओं द्वारा सीखने का सिद्धांत कहा गया। तो अलग अलग कई नाम भी दिए गए। तो अब मैं इसके जो एक्सपेरिमेंट हैं शॉर्ट में उसको क्लियर करता हूँ। उसके बाद इसमें ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट इसमें क्या एलिमेंट्स हैं और उन्होंने क्या प्रिंसिपल जनरेट किए। तो सबसे पहले जो इन्होंने जब बिल्ली पर प्रयोग किया तो उन्होंने एक स्पेशल तरह की बॉक्स तैयार की, जिसको जो बॉक्स है उसको तैयार करते हुए कई बातों का ध्यान रखा गया। जैसे उसमें ना वो जो बॉक्स है वो सीखचों का बना हुआ था, मतलब ऐसा है कि उसमें से बिल्ली बाहर आराम से देख सकती थी, अपनी तरफ से कई तरह की जो भी उछल कूद की क्रियाएं हैं वो कर सकती थी। अब इस प्रयोग को शुरू करने से पहले बिल्ली को भूखा रखा गया। बिल्ली को एक निश्चित समय तक भूखा रखने के बाद भूखा रखा गया। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य होना ज़रूरी है। जब तक आपके सामने कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है तो व्यक्ति सीखना शुरू नहीं करता। जब हमने इसकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स की थी उसमें भी पहला पॉइंट आया था कि सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कि विदाउट ऑब्जेक्टिव यू कैन नॉट स्टार्ट योर लर्निंग। तो यहाँ पर भी जब बिल्ली को भूखा रखा गया है तो वो उसके सीखने का आधार का काम करेगी। अब जो बॉक्स है, बॉक्स में एक लीवर लगा होता है, उस लीवर का संबंध दरवाजे से जुड़ा होता है। अगर लीवर पर पैर पड़ता है या उसको प्रेस करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे बिल्ली बाहर आके अपना भोजन प्राप्त कर सकती है। अब जब प्रयोग शुरू किया जाता है तो बिल्ली को उस बॉक्स में बंद किया जाता है और थोड़ी दूरी पर एक प्लेट में मछली रखी जाती है। मछली की गंध बिल्ली को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिल्ली भूखी है। अब बिल्ली उस भोजन को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से हर तरह के संभव प्रयास करती है। अब शुरू में जो उसके प्रयास हैं वो हर तरह से वो जो सीखचें हैं उनको काटने की कोशिश करती है, अपने पंजों की सहायता से उस प्लेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, मतलब अपनी तरफ से जो उससे सफल प्रयास हो सकते थे वो सभी करती है, परंतु यहाँ पर उसके जो सभी प्रयास हैं वो विफल होते हैं। तो बाई चांस जब वो उछल कूद कर रही होती है तो उसका पैर गलती से लीवर पर पड़ जाता है। लीवर पर पड़ने पर दरवाज़ा खुल जाता है, बिल्ली बाहर आकर अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। ये थी फर्स्ट टेम्पटेशन। इसमें बिल्ली को काफ़ी टाइम लगा। अब यहाँ पर उसके जो प्रयास थे वो सारे मोस्टली निरर्थक थे, पर उसने फिर भी अपनी तरफ से उसको प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए। जब सेकंड टेम्पटेशन होती है तो यहाँ पर फिर उसी प्रोसेस को दोहराया जाता है। बाहर एक खाने के लिए कुछ रखा जाता है, बिल्ली को भूखा रखकर उसमें बंद किया जाता है। तो अब जब दोबारा से रखा गया है तो अब भी उसके वैसे ही कुछ प्रयास थे, पर उसको ये लगा कि जो लीवर है उस जहाँ पर वो उछल कूद कर रही थी वहाँ पे आसपास कुछ ऐसा है जिसको दबाने से दरवाज़ा खुलता है। तो दूसरे प्रयास में पहले की बजाय वो कम समय लेती है। फिर दोबारा से प्रोसेस दोहराया जाता है। तीसरी बार उसको ये हो जाता है कि हाँ लीवर का संबंध दरवाजे से है। तीसरे टाइम और कम समय लेती है। फोर्थ टाइम जब इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाता है तो इस बात को वो श्योर हो जाती है कि जो लीवर का संबंध है वो दरवाजे से है। जैसे उसको बंद किया जाता है कुछ समय बाद वो लीवर को प्रेस करती है, बाहर आती है, आके खाना प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि व्यक्ति के सामने जब कोई क्रिया सीखने के लिए रखी जाती है तो वो अपनी तरफ से कई तरह के अलग अलग तरह प्रयास करता है। उसमें से सभी प्रयास सक्सेस नहीं होते, परंतु कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उसको सफलता की तरफ लेके चलती हैं। और व्यक्ति को जब बार बार उसी परिस्थिति में रखा जाता है तो वो कुछ जो फालतू क्रियाएं हैं वो उनको छोड़ता चला जाता है और जो सही क्रियाएं हैं उनको अपने व्यवहार में अर्जित करता चला जाता है, जिस तरह से बिल्ली ने किया। और लास्ट में क्या है, वो सही क्रियाओं द्वारा जिस काम को करना सीखना था उसको सीख जाता है। इसीलिए इसको सफल क्रियाओं द्वारा सीखने का सिद्धांत भी कहा गया है। ये तो एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट इन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट कुछ मेन एलिमेंट्स फाइंड आउट किए कि हाँ इनके आधार पर जो एक्सपेरिमेंट उसके आधार पर कुछ मेन तत्व निकाले। जैसे कि सबसे पहले है चालक, ड्राइव्स। यहाँ पर जो भूख है वो बिल्ली के लिए चालक का काम करती है। एक यहाँ पर अगर सोचा जाए, मान लीजिए बिल्ली ना हो
बिल्ली है पर उसको भूख ना हो, तो वो बाहर किसी तरह के खाना उसको आकर्षित नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से जब सीखने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सामने सबसे पहले जो लक्ष्य है उसको रखा जाना चाहिए। तो जब हम इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन करेंगे वहाँ पर भी ये पॉइंट आएगा कि आप जब कोई भी क्लास में कुछ करवाते हैं तो करवाने जो मटेरियल करवाया जाना है सबसे पहले उसके प्रति बच्चों में सीखने की लालसा जगाई जानी चाहिए कि हम इसे सीख क्यों रहे हैं, तभी वो उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार होंगे। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा लक्ष्य। अब किसी भी काम को जब तभी सीखा जाएगा जब हमारे सामने एक लक्ष्य होगा कि हमें इस चीज़ को सीखना है। तो ठीक उसी तरह से जैसे बिल्ली के सामने लक्ष्य था कि उसने बाहर आकर उस चीज़ को प्राप्त करना है। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, ऑब्स्टेकल इन अचीवमेंट ऑफ गोल या ब्लॉक इन अचीवमेंट ऑफ गोल। यहाँ अब खाना प्राप्त करना आसान नहीं था, बिल्ली ने अपनी तरफ से बहुत से प्रयास किए परंतु वो खाना प्राप्त नहीं कर पाई। तो ठीक उसी तरह से जब हम किसी काम को सीखना शुरू करते हैं तो हमारे सामने कई तरह की समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को फेस करते हुए ही हमें आगे बढ़ना होता है और तभी हमें कोई ना कोई रास्ता मिलता है जो हमें हमारी सफलता की तरफ लेके चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कुछ सीखेंगे तो हमें बाधाओं का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा, तो उन बाधाओं को पार करेंगे तभी हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है उल्टे सीधे पैटर्न, रैंडम मूवमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो फर्स्ट अटेम्प्टेशन है वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, तो उसके लिए आपको कई तरह के प्रयास करने होंगे। अब प्रयासों के दौरान ही कई बार ऐसा होता है कि हमें ये महसूस होता है कि हाँ ये क्रिया सही है, तो रैंडम सक्सेस नेक्स्ट आएगा इसमें। संयोगवश सफलता, तो जब हम अलग अलग तरह की कई उल्टे सीधे प्रयत्न करते हैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, तो उसमें से ही एक ऐसा भी हल होता है जो हमें हमारी समस्या से निजात दिलाता है या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करता है। तो इसी को बाई चांस सक्सेस कहा गया है, जैसे बिल्ली ने बाई चांस लीवर पर पैर दबाया और दरवाज़ा खुल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सही प्रयत्न का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। इसमें क्या आएगा कि जब हम किसी काम को करते हुए हमें इस बात का महसूस होता है कि ये क्रिया सही है, बाकी क्रियाएं आलतू फालतू हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, तो हम जो सही क्रियाएं हैं उनको ही दोहराते हैं, फालतू क्रियाओं को छोड़ते चले जाते हैं, तो सही क्रियाओं को सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन होती चली जाती है। लास्ट में फिक्सेशन, हम लास्ट में आके सिर्फ वही क्रिया करते हैं जो हम सीख चुके हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जा रही है। तो इसी तरह से हम लास्ट में उस सही क्रिया को करना सीख जाते हैं और बाकी सारी आलतू फालतू क्रियाएं छोड़ देते हैं। अब जैसे बिल्ली ने लीवर को दबाया, बाहर आके खाना प्राप्त कर लिया, एक बच्चा है 1 हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद सही ढंग से साइकिल चलाना सीख जाता है, तो ठीक उसी तरह से वो आलतू फालतू सब क्रियाओं को छोड़ देते हैं। तो देयर आर सम एलिमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि थॉर्नडाइक ने निकाले हैं। तो अब ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, एलिमेंट्स हैं, उनके बिहाफ पे थॉर्नडाइक ने 2 तरह के प्रिंसिपल जनरेट किए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, अगर इस थ्योरी के हिसाब से कहें, और कल को अगर मान लो आप किसी पेपर की तैयारी वगैरह करते हो उसके हिसाब से भी कहें, तो हमेशा अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ यहीं से पूछते हैं कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग क्या है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, या सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग क्या है। तो इसमें बेसिक्स 3 प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, जैसे प्राथमिक नियम क्या कहा गया है, तत्परता का नियम, सेकंड है एक्सरसाइज का नियम, एंड द थर्ड इज लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम है। तो इन तीनों प्रभावों को कर लें। दूसरे हैं सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जो पहले 3 हैं वो अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मेनली उन्हीं में से पूछा जाता है, बट उसके साथ साथ सेकेंडरी भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी में उन्होंने कहा गया बहुक्रियाओं का सिद्धांत के व्यक्ति बहुत सी अलग अलग क्रियाएं करता है, उसके आधार पर ही सही क्रिया करता है। दूसरा है अभिवृत्ति का नियम के करते हुए सही अभिवृत्ति को प्राप्त करता है। तत्वों की प्रबलता का नियम, नेक्स्ट है सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम, एसिमिलेशन का, और लास्ट में सहचर्या का नियम। सहचर्या का मतलब है एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन कह सकते हैं। तो इस तरह से इस थ्योरी के बेस पर उन्होंने 2 तरह के नियमों की बात कही है। ये सारे नियम जो हमने पहले वीडियो की हुई हैं उसमें बहुत अच्छे से करवाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है। शैक्षिक उपयोगिता में सबसे पहले लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक से क्या मतलब है कि जब बच्चों को समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो सबसे पहले उनके सामने उनके लक्ष्यों को दिखाया जाना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि हमारा किसी काम को करने का, सीखने के पीछे मुख्य लक्ष्य क्या है। दूसरा है स्थायी अधिगम, यह अभ्यास की क्रिया पर डिपेंड करता है।
स्थाई से मतलब क्या है कि जब बच्चे किसी चीज़ को सीखने के बाद बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करेगा तो उसमें दो और लॉ और ऐड होते हैं, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। तो वहाँ पे ये बात करता है कि अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं और करने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उस काम को भूल जाते हैं। अगर हम किसी काम को एक बार करने के बाद बार बार दोहराते हैं तो फिर हम उस चीज़ को अच्छे से सीख जाते हैं और वो हमारे व्यवहार का अंग बन जाती है। ठीक उसी तरह से इन्होंने स्थाई का नियम से क्या मतलब है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ करवाई जाती है तो उसको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से वो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख जाता है, उसको समझ के फिर दोबारा से उसको इतना समय नहीं लगता करने में जितना पहले समय लगता है। नेक्स्ट है अनुभवों द्वारा सीखना। जब हम किसी काम को खुद करके देखते हैं तो हमें अपने अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, तो जो अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं वो ही हमारा सीखा हुआ सबसे अच्छा कार्य होता है। मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है। जो मेंटली रिटार्डेड काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, चाइल्ड्स हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें एक काम को बार बार दोहरा कर देखते हैं और बार बार दोहराने से हम उस क्रिया को सही ढंग से करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है सीखने में सहायक है, ये समस्या समाधान में सहायक है और व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देता है। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय यह है कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरह के गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं, तो व्यक्ति किस हिसाब से किसी कार्य को करना सीखता है वह उसकी योग्यताओं पर डिपेंड करता है। तो प्रयास और भूल के सिद्धांत सभी तरह के बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार सीखने में सहायता करता है। तो इस तरह से इसकी कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस थी। लास्ट में कुछ इसकी डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि ये बात कही गई जब इन्होंने अपनी इस थ्योरी को दिया है तो कई अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है। उन्होंने इसमें इस बात को जोर दिया कि किसी क्रिया को देखने के पश्चात हम उसको पूरी पिक्चर को देखने के बाद सही क्रियाओं को भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसान बुद्धिजीवी है। ज़रूरी नहीं है कि पहले वो गलत क्रियाएं करेगा, गलत करने के बाद ही सही करेगा। तो जो अनुबंधन का सिद्धांत का जन्म हुआ वो संबंधवाद के बाद ही हुआ था। पहले कनेक्शनिज्म आया था, उसके बाद कंडीशनिज्म के जन्म का आधार संबंधवाद बना। क्योंकि संबंधवाद को जब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया जिसे अनुबंधनवाद कहा गया। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट में कनेक्शनिज्म के बारे में बात की है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम अनुबंधन की जो थ्योरियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे।